अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 44 विच इज़ द डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी। इसमें जो है डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी जिसको हम डीएल कहते हैं, उसके बारे में डिटेल में बताया गया है कि असल में ये डायरेक्ट विजुअलाइजेशन होती है इनसाइड ऑफ द लैरिंग्स की, हाइपोफेरिंग्स की, विद द हेल्प ऑफ एंडोस्कोप। ठीक है, एंडोस्कोप की मदद से हम डायरेक्टली देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं लैरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स को। तो ये डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी मेनली दो टाइप्स की होती है। एक होता है रिजिड लैरिंजोस्कोपी, दूसरी फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक लैरिंजोस्कोपी। डिटेल में पहले इसकी पहली टाइप देखते हैं, रिजिड लैरिंजोस्कोपी। याद रखिएगा, ये जो रिजिड लैरिंजोस्कोपी है ये हम रिजिड टाइप ऑफ डायरेक्ट लैरिंजोस्कोप की मदद से परफॉर्म करते हैं। इसमें दो तरह के रिजिड डायरेक्ट लैरिंजोस्कोप अवेलेबल होते हैं। एक होता है एंटीरियर कमीशर टाइप और दूसरा होता है स्लाइडिंग पैनल टाइप। ठीक है, ये इस रिजिड लैरिंजोस्कोप की दो टाइप्स हैं, स्लाइडिंग पैनल एंड एंटीरियर कमीशर टाइप। जो एंटीरियर कमीशन टाइप वाला है, इस फिगर में भी आपको नज़र आ रहा है, ये हम यूज़ करते हैं ताकि हम लैरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स को डायरेक्टली विजुअलाइज करें, एग्जामिन करें। ये है रिजिड लैरिंजोस्कोप जो एंटीरियर कमीशन टाइप है। और जो दूसरा स्लाइडिंग पैनल टाइप का होता है, उसमें जो है वो हमने यूज़ करना होता है ताकि हम लेरेंजोस्कोप को जो है चिल्ड्रन के अंदर जो है हम ये यूज़ करेंगे वो वाला लेरेंजोस्कोप, ताकि हम ब्रोंकोस को पास कर सकें थ्रू द लेरिंग्स इनटू द ट्रैकिया। ठीक है, यानी जो स्लाइडिंग पैनल टाइप का रिजिड लेरेंजोस्कोप है, उसका यूज़ करने का मेन पर्पस होता है कि हम ब्रोंकोस्कोप को ट्रैकिया में इंट्रोड्यूस करवा सकें। ठीक है, पहले स्लाइडिंग पैनल रखेंगे और उसके अंदर से फिर ब्रोंकोस्कोप हमने पास करना होता है। तो इंडिकेशंस क्या होती हैं रिजिड लैरिंजोस्कोपी की? ये दोनों प्रोसीजर्स हम कब परफॉर्म करते हैं? एक तो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, यानी जब आइडियल यानी इनडायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि या तो पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर पा रहा। इनडायरेक्ट हमने फेरिंग्स वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, जिसमें मिरर होता है, वार्म करते हैं और फिर जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं माउथ के थ्रू, टंग को दूसरे हैंड से होल्ड करना होता है, वो आइडियल थी। तो अगर उस केस में पेशेंट जो है कोऑपरेट नहीं कर पा रहा, जैसे इन्फेंट है, यंग चिल्ड्रन है या एंशियस है, तो हमने ये डीएल करनी होती है, डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी। ठीक है, क्योंकि ये एनेस्थीसिया देके करते हैं हम। तो इसके अलावा दूसरी इंडिकेशन होती है जब इनडायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी अनसक्सेसफुल हो गई है लेंस को एग्जामिन करने में, बिकॉज ऑफ द ओवर हैंगिंग एपिग्लोटिस एंड एक्सेसिव गैग रिफ्लेक्स हो रहा है, तो इसलिए वो वाला आइडियल नहीं कर पा रहे और फिर हमने डीएल करनी होती है। ठीक है, तीसरा हमने आइडियल किया, अब उस आइडियल की फाइंडिंग्स को कंफर्म करने के लिए हम ये डीएल करते हैं। ठीक है, नंबर 4, जो हमारे हाइपोफेरिंग्स के हिडन एरियाज़ होते हैं और लैरिंग्स के, उनको हम डीएल की मदद से यानी इस प्रोसीजर की मदद से डायरेक्टली विजुअलाइज कर सकते हैं। हिडन एरियाज़ जो हमें उस आइडियल पे विजुअलाइज नहीं होते, वो कौन से हिडन एरियाज़ हैं, ये भी वाइवा में बहुत पूछते हैं। एंटीरियर कमीशर, वेंट्रिकल्स, बेस ऑफ द एपिग्लोटिस, सबग्लोटिक रीजन, लोअर पार्ट ऑफ द पायरिफॉर्म फोसा, फ्लोर ऑफ द वेलिक्यूला। ठीक है, ये हिडन एरियाज याद रखिएगा जो हमें सिर्फ आइडियल पे नहीं नज़र नहीं आएंगे, डीएल पे नज़र आएंगे। और फिफ्थ इंडिकेशन होती है कि हम क्यों डीएल कर रहे हैं, ताकि हम बायोप्सी ले सकें फ्रॉम द लेरेंजियल ग्रोथ। ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। दूसरा पर्पस होता है हमारा डीएल परफॉर्म करने का थेराप्यूटिक पर्पस। ठीक है, थेराप्यूटिक पर्पस के लिए क्या मतलब, हम ट्रीट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, हम इसका ये मतलब निकालें। तो जैसे अगर कोई फॉरेन बॉडी फंस गई है, लैरिंग्स में आ गई है या हाइपोफेरिंग्स में, उसको रिमूव करने के लिए हम करेंगे। या अगर कोई बिनाइन लेरिंजल लेजन है, जैसे वोकल कॉर्ड की नोड्यूल, पेपिलोमा, पॉलिप बन गया या सिस्ट बन गया, उसको रिमूव करने के लिए बिनाइन वाली को। तीसरा, अगर कोई कंजेनाइटल एनामली है, जैसे कंजेनाइटल वेब एंड ट्यूमर, उसको ट्रीट करने के लिए भी हमने डीएल करते हैं। और एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट अगर हम करें लेरिंजल स्टीनोसिस का, इंटीबेशन ग्रेनुलोमा एंड वोकल पैरालिसिस, वोकल कॉर्ड की पैरालिसिस, तो एंडोस्कोपिकली हम ट्रीट कर रहे होते हैं, तो उसमें भी हम डीएल करते हैं एज अ थेराप्यूटिकली। अच्छा, ये फिगर हमने नहीं देखा, इसमें जो है दिखाया गया है हमारे पास एंटीरियर कमीशर टाइप का डायरेक्ट लैरिंजोस्कोप। ठीक है, ये इसमें चेस्ट सपोर्ट होती है पेशेंट की, और यहाँ पे ये माउथ के थ्रू हम लैरिंजोस्कोप पास करवाते हैं। अब आता है रिजिड लैरिंजोस्कोपी का प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी जो है हमने, जिस तरह मैंने आपको बताया, जनरल एनेस्थीसिया देके करनी होती है। तो पेशेंट को सबसे पहले हमने सुपाइन पोजीशन में लेटाना होता है, और उसका जो नेक है उसको हम फ्लेक्स करेंगे ऑन द थोरैक्स, एंड एक्सटेंशन होगी उसके हेड की एट दी एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। यहाँ पे एटलेंटो ऑक्सीपिटल जो जॉइंट बनता है उसकी एक्सटेंशन होगी, जबकि नेक जो है ये थोड़ा सा फ्लेक्स्ड होगा एट दी थोरैक्स। उसके बाद जो है हमने एक पीस लेना होता है वाज का, वो हम उसके पेशेंट के जो अपर इंसाइजर्स हैं, टीथ,
वहाँ पर रख देंगे ताकि उन अपर इंसाइजर्स को प्रोटेक्ट करें, उसको इंजरी ना हो। फिर हमने ये जो लैरिंजोस्कोप है ये हेल्ड करना होता है अपने लेफ़्ट हैंड में, ठीक है। और लुब्रिकेशन के बाद ये हम इंसर्ट कर देंगे बाय रिट्रैक्टिंग द लिप्स विद द राइट हैंड से उसके लिप्स को रिट्रैक्ट करके और ये इंट्रोड्यूस करवाएंगे लेफ्ट हैंड से। तो लैरिंजोस्कोप जो है हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे बाय वन साइड ऑफ द टंग, एंड व्हेन द पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द टंग तक हम पहुंच गए तो फिर हमने इसको मूव करना होता है मिड लाइन की तरफ, ताकि फिर हमें एपिग्लोटिस नज़र आए। यहाँ से हम देख रहे होते हैं, ठीक है, फिर हमें एपिग्लोटिस नज़र आएगा, मिड लाइन कर देंगे। यानी पहले हम साइड ऑफ द टंग से हमने पास करवाया, फिर जो है जब पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द टंग आ गया तो फिर हम उसको मिड लाइन में ले आए और अब हमें एपिग्लोटिस नज़र आएगा। उसके बाद जो है एपिग्लोटिस को हमने लिफ्ट करना होगा बाय पासिंग द स्कोप बिहाइंड इट, ठीक है। वो उसको हम लिफ्ट करेंगे क्योंकि वो कवर कर रहा होता है लैरिंक्स को, तो उसको लिफ्ट करेंगे और उसके पीछे से जो है ये पास करवाएंगे स्कोप को, ताकि हम अच्छे से लैरिंक्स को देख सकें, विजुलाइज करें। तो अब यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आएंगे लैरिंक्स और हाइपोफेरिंक्स के, उनको हमने सीरियली एग्जामिन करना है सीक्वेंस से। तो फॉर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स ऑन द लैरिंक्स, ये लैरिंजोस्कोप जो है इसको फिक्स किया जाता है और स्टेबलाइज किया जाता है एक सस्पेंशन सिस्टम के थ्रू या सस्पेंशन रॉड्स की मदद से। तो जैसे यहाँ पर फिगर में दिखाया गया, ये सस्पेंशन रॉड है, पिछली फिगर में भी मैंने आपको दिखाया। तो ये स्टेबलाइज क्यों करते हैं, ताकि अब ये हम ये यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब अगर कोई भी हमने प्रोसीजर करना है तो हमारे हैंड फ्री होने चाहिए, तो इसको सस्पेंड कर दिया है हमने। अब जो रिक्वायर्ड प्रोसीजर है उसकी कंप्लीशन के बाद ये लैरिंजोस्कोप हमने विथड्रॉ करना होता है और फिर हमने ओरल कैविटी को दोबारा एग्जामिन करना है कि कोई इंजरी तो नहीं हो गई। उसके बाद है माइक्रो लैरिंजोस्कोपी, ठीक है। रिजिड में ही आ जाती है माइक्रो लैरिंजोस्कोपी। याद रखिएगा, अगर कोई भी इसमें क्या होता है कि ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप जो है उसके जिसमें लेंस होता है ऑब्जेक्टिव, वो 400 मिलीमीटर फोकल लेंथ वाला लेंस, उसको हमने यूज़ करना होता है विद दिस रिजिड लैरिंजोस्कोप, ताकि हम देख सकें और पैथोलॉजी को जो है वो ट्रीट कर सकें अंडर मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफाई करके देख रहे हैं तो माइक्रो लैरिंजोस्कोपी हम इसको कह रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इस प्रोसीजर को माइक्रो लैरिंजोस्कोपी कहेंगे। उसके बाद आती है पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ठीक है। ये हमने प्रोसीजर किया, उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होगी कि पेशेंट को जो है हमने NPO पे रखना होता है, नथिंग पर ओरल, 4 से 6 घंटों तक, और फिर उसको लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में, याद रखिएगा, हम रखते हैं ताकि वही बात के ब्लड वगैरह एस्पायरेट ना हो और सिक्रीशन जो है लंग्स में ना चली जाए, तो लेफ़्ट लेटरल पोजीशन। उसको हमने ऑब्जर्व करना है, उसका रेस्पिरेटरी रेट, साइनोसिस, लैरिंजल स्पाज्म, जब तक कि वो फुली कॉशियस नहीं होता, ये सारी चीज़ें हमने नोट करनी है। अगर उसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लैरिंजल ट्रॉमा हो गया है इस डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी के दौरान, इस प्रोसीजर के दौरान, तो फिर लैरिंजल एडिमा हो सकती है और एडिमा की वजह से उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। तो अब इस एडिमा को सही करने के लिए क्या करेंगे, हम स्टीरॉयड्स देते हैं ताकि एडिमा रिलीव हो। आफ्टर द प्रोसीजर जो वोकल कॉर्ड्स है और वॉइस रेस्ट, ये हमने एडवाइस करना होता है कुछ दिनों तक पेशेंट ना बोले और वॉइस रेस्ट करे, ठीक है। अब इस रिजिड लैरिंजोस्कोपी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। सबसे पहले नंबर में एनेस्थीसिया से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होंगी, क्योंकि वो एनेस्थीसिया में अनकॉशियस वगैरह होगा, एस्पायरेशन हो सकती है। दूसरा, डैमेज हो सकता है, डैमेज इंजरी हो लिप्स, टीथ, टंग, ओरल कैविटी, लैरिंक्स को। तीसरा, टूथ को भी इंजरी हो सकती है जिसकी वजह से वो डिस्लोज हो सकते हैं और जाके फॉरेन बॉडी की तरह एरोडाइजेस्टिव ट्रैक में उसी पेशेंट के टीथ फंस सकते हैं, ठीक है। एंड लैरिंजल एडिमा हो सकता है, जिस तरह अभी हमने देखा ट्रॉमा की वजह से। और ब्लीडिंग जो हो रही है बायोप्सी साइड से, अगर ये हमने बायोप्सी पर्पज़ के लिए DL परफॉर्म की तो ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है, या किसी और इंजरी से। और सबलक्सेशन भी हो सकती है वर्टिब्रल जॉइंट की बाय द फोर्सफुल मैनिपुलेशन, क्योंकि हमने कहा इसमें सर्वाइकल वर्टिब्रा एक्सटेंडेड होती है, नेक फ्लेक्स्ड होता है, तो बहुत ज़्यादा जो है सबलक्सेशन भी हो सकती है वर्टिब्रल जॉइंट की। रिजिड लैरिंजोस्कोपी यहाँ पर कंप्लीट हुई। अगला होता है FODL, यानी फाइबर ऑप्टिक डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी। यहाँ पर ये फिगर देखिए, इसमें फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक लैरिंजोस्कोप दिखाया गया और ये मेथड है ऑफ परफॉर्मिंग द फाइबर ऑप्टिक डायरेक्ट लैरिंजोस्कोप। तो इसमें क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी हम यूज़ करते हैं ताकि जो लैरिंग्स का इंटीरियर है उसको हम एग्जामिन करें, जहाँ पे हमने एक फ्लेक्सिबल सा फाइबर ऑप्टिक लैरिंजोस्कोप यूज़ किया है। ये प्रोसीजर हम लोकल एनेस्थीसिया देके करेंगे, इसमें जनरल नहीं देना। जैसे ज़ाइलोथेन का स्प्रे देते हैं 10%, और ये देखिए OPD प्रोसीजर होता है जिसमें हमने पेशेंट को बिठाना है नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में, और ये लैरिंजोस्कोप जो है हमने अटैच करना होता है कैमरा के साथ, ठीक है, कर सकते हैं हम, या TV मॉनिटर के साथ, ताकि जो भी पैथोलॉजी वगैरह वो पीछे रिकॉर्ड भी हो रही हो। एक और इसमें ये भी फ़ायदा होता है फ्लेक्सिबल लैरिंजोस्कोपी का कि इसमें जो वोकल कॉर्ड्स की मोबिलिटी हुई वो भी हमें अच्छे से नज़र आ जाएगी, असेस कर लेंगे करेक्टली, जो कि रिजिड वाली टाइप में मुश्किल होता है उसको असेस करना, ठीक है, क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया दिया होता है, इसमें तो पेशेंट बोल भी सकता है, मूवमेंट वगैरह होगी तो हम उसकी मोबिलिटी देख सकते हैं। उसमें तो जनरल एनेस्थीसिया में तो पेशेंट अनकॉन्शियस होता है और एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन भी वहाँ होती है,
तो वहाँ ईजी नहीं था। इसके अलावा कुछ फ्लेक्सिबल लेरिंजोस्कोप की जो है उसमें बायोप्सी चैनल भी होता है इनमें, जिनमें से बायोप्सी भी ली जा सकती है, ठीक है, इसी में लगा होता है। दैट्स इट। इस चैप्टर को समराइज़ करते हैं अब हम। तो इस चैप्टर में हमने कहा कि डायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी जो है उसको डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ही होती है लेरिंग्स की, जो कि एंडोस्कोप की मदद से की जाती है, ठीक है, एंडोस्कोप की मदद से। तो दो तरह के होते हैं, रिजिड होता है, दूसरा फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक लेरिंजोस्कोपी। रिजिड वाली जो थी उसमें हमने लेरिंग्स को एग्जामिन किया, एज वेल एज हम सर्जिकल प्रोसीजर्स भी परफॉर्म कर सकते हैं लेरिंजियल कैविटी में, ठीक है, कैविटी ऑफ लेरिंग्स में। ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप भी हमने कहा उसमें हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें लेरिंग्स अंदर से नज़र आए थ्रू द डीएल, तो उसको हमने माइक्रो लेरिंजोस्कोपी कहा। और ये फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक जो लेरिंजोस्कोपी थी, ये हम करते हैं ताकि हम लेरिंग्स को एग्जामिन करें लोकल एनेस्थीसिया देके। तो यहाँ पे जो है वोकल कॉर्ड्स की मोबिलिटी भी हम जो है असेस कर सकते हैं एक्यूरेटली इस फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक लेरिंजोस्कोपी से। अच्छा जी, इसमें BCQ है कि ENT कंसल्टेंट ने रजिस्ट्रार को जो है ऑर्डर किया परफॉर्म इन डायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी 28-year-old मेल पेशेंट पे। अब बताएं कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा। तो क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट वाली हम मिरर की मदद से करते हैं, तो उसमें लेरिंजल मिरर की मदद से परफॉर्म करेगा। फिर मेन यूज़ क्या होता है स्लाइडिंग पैनल टाइप ऑफ डायरेक्ट लेरिंजोस्कोप का। स्लाइडिंग पैनल का मेन यूज़ यही होता है कि उसमें हमने जो ब्रोंकोस्कोप है वो चिल्ड्रन में हम पास कर सकते हैं, ठीक है, पहले DL करेंगे, स्लाइडिंग पैनल लगाएंगे, उसमें से फिर ब्रोंकोस्कोप पास करेंगे। माइक्रो लेरिंजोस्कोपी 40-year-old फीमेल पेशेंट पे प्लान की गई ताकि वोकल नोड्यूल को निकाला जा सके। अब इनमें से कौन से पावर वाला लेंस जो है इसमें हम यूज़ करते हैं वो है 400 मिलीमीटर। वाइल परफॉर्मिंग द हाउस जॉब ENT डिपार्टमेंट में you received a 40-year-old male patient in the operation theatre after direct laryngoscopy under general anesthesia. For how long you will keep this patient NPO? तो हमने कहा इसमें पेशेंट जो है वो 6 आवर्स तक NPO पर होगा। Last question है 42-year-old male patient came with a complaint of the hoarseness of the voice. What is the best method for assessing the movement of the vocal cord among the following available tool? तो vocal cord की मूवमेंट अच्छे से हमें जो नज़र आती है वो हमें इसमें फ्लेक्सिबल लेरिंजोस्कोपी में नज़र आएगी, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया देके हम करते हैं। दैट्स इट।